हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधक यानी कि रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, यानी कि प्रतिरोधकों को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधकों को दो प्रकार से जुड़ा जाता है, यानी कि प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन जिसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश से पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधक, ठीक है, उसके साथ साथ श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्श्व क्रम संयोजन के कुल प्रतिरोध का मान, और जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय रूप। बात समझ रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको हम लोग गणितीय रूप भी कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन के गणितीय रूप को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन के डेफिनेशन और इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधक। ये जो आप साइड में चित्र देख रहे हैं ये चित्र है प्रतिरोधक का, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। वे सभी अवयव जो प्रतिरोध डालता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं, यानी वैसे कंपोनेंट्स यानी वैसे अवयव जो प्रतिरोध डालता है उसी को हम लोग प्रतिरोधक बोलेंगे। अब प्रतिरोध क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो धारा प्रवाह में जो भी अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यानी जब किसी चालक से धारा प्रवाह होता है तो उस धारा प्रवाह को जो विरोध करता है, यानी उस धारा का जो विरोध करता है उसी को तो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं ना। तो यहाँ पर प्रतिरोधक का डिस्कस हो रहा है। तो प्रतिरोधक क्या हो गया कि ये सभी अवयव जो प्रतिरोध डालता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। खैर छोड़िए, अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रतिरोधक एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। प्रतिरोधक क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी कि विद्युतीय अवयव है। कंपोनेंट को हिंदी से क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। यानी प्रतिरोधक क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। जैसे कि दूसरे डायोड, बहुत सारे ऐसे आप डायोड देखे होंगे, दूसरे डायोड जैसा भी क्या है? प्रतिरोधक एक क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। जैसे कि दूसरे डायोड, कैपेसिटर इत्यादि होते हैं। जैसे दूसरे डायोड कैपेसिटर होते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है? प्रतिरोधक भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रतिरोधक का इस्तेमाल करंट के बहाव को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है। और देखिए, कोई भी जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है मेरे पास, ठीक है, उस सर्किट में हम लोग प्रतिरोधक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो करंट के बहाव को रोकने के लिए या फिर करंट को कम करने के लिए। देखिए क्या होता है, कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें अधिक मात्रा में करंट आ जाएगा तो क्या होगा? पूरा पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट जल जाएगा, ठीक है, यानी पूरा पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वह डैमेज हो जाएगा। तो उसी डैमेज से बचाने के लिए या फिर जलने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें प्रतिरोधक लगाते हैं। प्रतिरोधक क्या करता है? करंट के बहाव को रोकता है या फिर जो करंट है उस करंट की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, प्रतिरोधक तो आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। तो प्रतिरोधकों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, और दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन इंग्लिश से कहते हैं, और पार्श्व क्रम संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। अब चलिए मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन को एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ प्रतिरोधक ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने ले लिया प्रतिरोधक R1, हमने ये ले लिया दूसरा प्रतिरोधक, ये रहा हमारा R2, हमने और कोई प्रतिरोधक ले लिया इस प्रकार से R3। ऐसे आप और भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने इतना ही प्रतिरोध लिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिया और इसी 3 प्रतिरोध के मदद से समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन को। तो देखिए, इसका ये एक सिरा हुआ, ये एक सिरा, ये इसका एक सिरा, ये इसका एक सिरा, इसका ये एक सिरा हुआ, इसका एक सिरा हुआ। चलिए मैं आपको बताता हूं सारा चीज। ये जो R1 प्रतिरोध है ये है इसका पहला सिरा। क्या है? पहला सिरा।
पहला सिरा है। क्या है? पहला सिरा। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये अंतिम सिरा है। क्या है? अंतिम सिरा। उसी प्रकार R2 प्रतिरोध में देखें तो ये क्या है? इसका पहला सिरा है और ये क्या है? अंतिम सिरा है। उसी प्रकार R3 में देखें तो ये इसका पहला सिरा है और ये इसका अंतिम सिरा है। आप बात को समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूँ? R1 का ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, R2 का ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, R3 का ये पहला सिरा और ये R3 का ये अंतिम सिरा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझिए। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि ये हमारा हो गया R1, ठीक है, फिर ये हमारा हो गया R2 और ये हो गया हमारा R3। बात समझ रहे हैं? ये R1, ये R2 और ये R3 हो गया। अब देखिए जैसे R1 का ये हो गया पहला सिरा, ये अंतिम सिरा। R2 का हो गया ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा। फिर R3 का हो गया ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है। आप अगर देखेंगे तो R1 का जो अंतिम सिरा है वह R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार R2 का जो अंतिम सिरा है वह R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा अगर आगे और रहता, जैसे कि मान लीजिए R4 है तो R4 का ये पहला सिरा होता, ये अंतिम सिरा होता, तो ये R3 का ये अंतिम सिरा है और R4 का ये पहला सिरा से कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता। बात समझ रहे हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन को जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि R1 का जो अंतिम सिरा है वह R2 के पहले सिरे से, R2 का जो अंतिम सिरा है वह R3 के पहले सिरे से, R3 का जो अंतिम सिरा है वह R4 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, यानी इस प्रकार का जो संयोजन है, इसी संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ गए आप? देखिए बिल्कुल सिंपल है। क्या मैंने आपको बताया कि R1 का जो ये अंतिम सिरा है यह R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, R2 का जो अंतिम सिरा है वह R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, R3 का जो अंतिम सिरा है वह R4 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार का जो संयोजन होता है ना, इसी संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करें पार्श्व क्रम संयोजन, तो पार्श्व क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर होता है। जैसे कि इस प्रकार का रेखा हो गया या फिर इस प्रकार का रेखा, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। तो समझिए कि समांतर रेखा टाइप का ही होता है पार्श्व क्रम संयोजन, कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने एक प्रतिरोधक ले लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर हमने कोई दूसरा प्रतिरोधक ले लिया और यहाँ पर भी हमने कोई और एक प्रतिरोध ले लिया। अभी हम लोग 3 प्रतिरोध के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया, इसको हमने इस प्रकार से जोड़ा, इसको हमने इस प्रकार से जोड़ा और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ा। ठीक है, अब देखिए चीज़ों को समझिए, बहुत ही सिंपल है, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। अब जैसे ये जो इसका, चलिए पहले नाम दे देते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया हमारा R3। अब देखिए R1 का ये हुआ पहला सिरा, ये अंतिम सिरा। R2 का हुआ ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा। R3 का हुआ ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार का संयोजन होता है कि जितने भी प्रतिरोधक होंगे, सारे प्रतिरोधक के पहले सिरे को एक बिंदु यानी इस बिंदु पर जोड़ दिए। ठीक है, और जितने प्रतिरोधक है उनके अंतिम बिंदु को, यानी उसका जो अंतिम सिरा है उसको हमने किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? ये हमारा एक बिंदु हुआ और ये हमारा दूसरा बिंदु हुआ, दूसरा बिंदु। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जितने भी प्रतिरोधक है, सारे प्रतिरोधक के पहले सिरे को एक बिंदु पर और सारे प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को हमने दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया। तो इस प्रकार का जो संयोजन प्राप्त होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? एकदम अच्छे से समझिए आप। देखिए श्रेणी क्रम में मैंने आपको क्या बताया कि R1 का अंतिम सिरा R2 के पहले सिरे से, R2 का अंतिम सिरा R3 के पहले सिरे से, R3 का अंतिम सिरा R4 के पहले सिरे से, और इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसी को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व क्रम में क्या हो गया कि जितने भी प्रतिरोधक है R1, R2, R3 और सारे हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे, जितने भी प्रतिरोधक होंगे सारे प्रतिरोधक के पहले सिरे को हमने एक बिंदु पर और इसके
अंतिम सिरे को हमने दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया। अगर मान लीजिए अगर आप पाशर क्रम में अगर 4 प्रतिरोध या फिर 5 प्रतिरोध या फिर 6 प्रतिरोध लेते हैं तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो इसको भी देख लीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, एक प्रतिरोध हो गया, जिसे आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे इस प्रकार से जोड़ दिया हमने एक, इस प्रकार से जोड़ा एक, ठीक है। फिर हमने, चलिए पहले मैं इस बना ही देता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, इस प्रकार से और एक प्रतिरोध ले लिया, आपने इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया, आपने इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया, क्या प्रतिरोध हो गया, 1 2 3 4। आप बोलेंगे नहीं सर हमको और चाहिए, तो लीजिए भाई यहाँ पर और एक प्रतिरोध हम लोग लगा देते हैं, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से। आप बोलेंगे नहीं सर हमको और प्रतिरोध चाहिए, तो मैं आपको और प्रतिरोध देता हूँ। आप इसको इस प्रकार से करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे, इसको यहाँ पर आप ऐसे। अगर आप और लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं इस प्रकार से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी प्रतिरोधक हमने लिया यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया R1, ये R2, ये R3, ये R4, R5, R6, R7, जितने भी हम लोगों ने प्रतिरोधक लिया, इन सारे प्रतिरोधकों का जो पहला सिरा है वह एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है और इसका जो अंतिम सिरा है वह दूसरे बिंदु पर कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये समझिए आप। अब देखिए श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, हम लोग कुल प्रतिरोध का मान फाइंड करते हैं। तो कुल प्रतिरोध का मान किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, आप इस चीज को देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 प्रतिरोध लिया, R1 लिया, R2 लिया और R3 लिया, और अगर आपको कहा जाए कि आप कुल प्रतिरोध का मान निकालिए, तो श्रेणीक्रम संयोजन में अगर आप निकालेंगे, श्रेणीक्रम संयोजन में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, आप सबको जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर आप 3 से ज्यादा प्रतिरोध लेंगे तो क्या करेंगे, तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 प्रतिरोध R4 प्लस R5 प्लस R6, और इसी तरह से चलता जाएगा। बात समझ रहे हैं। यानी श्रेणीक्रम संयोजन में क्या करते हैं, सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं। और इसी चीज को अगर हम लोग पाशर्व क्रम में देखें ना, पाशर्व क्रम में, तो पाशर्व क्रम में क्या होता है, हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं। यानी जैसे R है तो इसको हम लोग 1/R लिखेंगे, बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। अगर 3 से अधिक प्रतिरोध लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़ 1/R4 जोड़ 1/R5, और इसी प्रकार से यह चलता जाएगा, ठीक है। ये होता है। लेकिन जब आंसर हम लोग लाएंगे तो ये तो हमारा R में है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 प्रतिरोध लिया, एक 2 ओम का लिया, एक 1 ओम का लिया और एक आपने 4 ओम का लिया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए और कुल प्रतिरोध का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है। कुल प्रतिरोध अगर हम लोग श्रेणी क्रम में निकाले ना, श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 जोड़ 1 जोड़ 4, यानी 2 ओम जोड़ 1 ओम जोड़ 4 ओम। टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3 और 4 7 ओम। बात समझ रहे हैं। और इसी चीज को अगर हम लोग पाशर्व क्रम में बनाएं तो देखिए पाशर्व क्रम में किस प्रकार से बनाएंगे, पाशर्व क्रम में, तो पाशर्व क्रम में इसको हम लोग बनाएंगे 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1/R बराबर 1/R1 कितना है, 2 है 1 है 4 है, 2 है 1 है 4 है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको आप। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4 4 1, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, 1/R बराबर क्या हो गया, 2 और 4 6 और 1 7, 7/4 आया। बात समझ रहे हैं। ये तो 1/R का मान आया है, लेकिन आपको निकालना है R का मान। तो कैसे निकालेंगे, आप इधर को पलट दीजिए तो R/1 होगा, अगर आप इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, यानी 4/7 हो गया, ठीक है। यानी 4 ऊपर 7 नीचे, यानी R का मान कितना आ गया, 4/7 ओम आ गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप श्रेणीक्रम संयोजन और पाशर्व क्रम संयोजन में वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना डेफिनेशन कि श्रेणीक्रम संयोजन, पाशर्व क्रम संयोजन और प्रतिरोधक का डेफिनेशन, और साथ साथ में हम लोगों ने सारा कंसेप्ट भी देख लिया। अब आगे की वीडियो में जब हमारा अगला लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है और ये पाशर्व क्रम में ये क्यों होता है, यानी श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 इस टाइप का क्यों होता है, और पाशर्व क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यह क्यों होता है। इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूं कि आप डेफिनेशन को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। अब डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। क्या है, यदि
प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित करें कि प्रथम प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि हमने इस प्रकार से डायग्राम बना दिया है, आप भी इस प्रकार से डायग्राम बना दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। यानी R1 के अंतिम सिरे को R2 के पहले सिरे से, R2 के अंतिम सिरे को R3 के पहले सिरे से। आप चाहे तो 3 से अधिक प्रतिरोधक भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रतिरोधक के ऊपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए श्रेणीक्रम संयोजन आप समझ गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पार्श्वक्रम संयोजन की। पार्श्वक्रम संयोजन को आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए, यदि प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित करें कि सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरों को दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। यानी जितने भी प्रतिरोधक है, सारे प्रतिरोधकों के अंतिम सिरों को एक बिंदु पर और मतलब जितने भी प्रतिरोधक है इसके पहले सिरे को एक बिंदु पर और अगर इसके अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु पर अगर जोड़ा जाए तो इस प्रकार का जो संयोजन प्राप्त होगा इसको हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने श्रेणीक्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि R बराबर R1 प्लस R2 इस टाइप का क्यों होता है और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस टाइप का कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।